हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों। मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त होंगे। ठीक है, तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके वनडे एग्जाम के लिए के मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। हालांकि जो अभी देखिए आपका एक आपका बता दें कि अभी बीएसएफ ट्रेडमैन का भी आपका एडमिट कार्ड आने लगा है, जो कि आपके कब है पेपर 28 अगस्त को है। कब है? 28 अगस्त को इसका पेपर तय है। ठीक है, तो हम उसी के आधार पर बीएसएफ ट्रेडमैन के आधार पर और बोले तो आने वाली यूपीपी कांस्टेबल के आधार पर रोज डेली मतलब जीएस के 20 क्वेश्चन को लेकर आपके सामने आते हैं। और इसके सिवा देखें तो आपका यूपी 3+C पीईटी पेट का भी मतलब सिलेबस लमसम यही सब है। ठीक है, तो चलिए हम अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया कि पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह कितने दिन मनाया जाता है? पोंगल जो है तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। यह कितने दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका 2, ऑप्शन बी दिया आपका 3, ऑप्शन सी दिया आपका 4 और ऑप्शन डी दिया आपका 5। तो पोंगल की बात करें, किसकी? पोंगल कहाँ मनाया जाता है? आपके तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगर कितने दिन मनाया जाता है तो आपके टोटल 4 दिन मनाया जाता है। कितने दिन? 4 दिन, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, अगर पूछे 4 दिन मतलब किस रूप में मनाया जाता है, 1 2 3 4। अब पूछे पहले दिन, प्रथम दिन मतलब मनाया था, उसे क्या कहते हैं? तो पहले दिन को क्या कहते हैं? भोगी पोंगल। क्या है? भोगी पोंगल। पहले दिन को क्या कहते हैं? भोगी पोंगल। अगर पोंगल है, ठीक है। अब पूछे इसमें अगर से किसकी पूजा की जाती है, तो इसमें पूजा जाती है भगवान इंद्र की। किसकी? इंद्र की पूजा की जाती है। भगवान इंद्र की पूजा की जाती है। कब? भोगी पोंगल, यानी जो पोंगल का पहला दिन होता है उसमें उसे भोगी पोंगल के रूप में मनाते हैं और इसमें इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। और दूसरे दिन की बात करें तो यहाँ पर होता है आपका सूर्या पोंगल। क्या होता है? सूर्या पोंगल। दूसरा दिन होता है आपका सूर्या पोंगल और इसमें बात करें तो भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। किसकी? सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, अगर हम तीसरे दिन की बात करें, तीसरे दिन यहाँ मनाया था आपका मट्टू पोंगल। क्या है? मट्टू पोंगल। तीसरे दिन मनाया था आपका मट्टू पोंगल और इसमें अगर पूछे किसकी पूजा की जाती है, इसमें बैल की पूजा की जाती है। बैल की पूजा की जाती है। ठीक, और चौथे दिन मनाया था आपका कानुम पोंगल। कानुम पोंगल। पूछे कानुम पोंगल मतलब किसकी पूजा की जाती है, तो इसमें की जाती है कन्या की पूजा की जाती है। कन्या की पूजा की जाती है। ठीक है, तो हो गया आपका पोंगल। पोंगल कहाँ का है? पहले तो क्वेश्चन में आपका पोंगल मतलब पूछ लेता है कि पोंगल किस राज्य का मतलब तो प्रमुख त्यौहार रहता है आपके, कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है, इसी से एक क्वेश्चन बोलता है, एक पोंगल हो गया, एक होता है आपका अट्टू पोंगल। अट्टू पोंगल पूछे तो केरल, पोंगल पूछे तो तमिलनाडु। ठीक, तो पोंगल कितने दिन मनाया जाता है? आपके 4 दिन मनाया जाता है। पहले दिन किस रूप में? भोगी पोंगल, जो कि आपकी इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। ठीक है, और दूसरे दिन की बात करें, दूसरे दिन मनाया था आपका सूर्या पोंगल। क्या? सूर्या पोंगल, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। तीसरे दिन आपका मट्टू पोंगल, जिसमें किसकी पूजा की जाती है? बैल की पूजा की जाती है। और चौथे दिन है आपका कानुम पोंगल। कानुम पोंगल, इसमें क्या होता है कि कन्या की पूजा की जाती है। ठीक, अगर हम तमिलनाडु के अन्य प्रमुख त्योहारों की बात करें तो यहाँ मनाया जाता है आपका जल्लीकट्टू। क्या है? जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू ये कहाँ मनाया जाता है? ये भी आपके तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें सांड युद्ध होता है। इसमें सांड युद्ध होता है। इसमें सांड युद्ध होता है। कहाँ मनाया जाता है? किस नाम से मनाया जाता है? जल्लीकट्टू के नाम से। कहाँ पर? तमिलनाडु में मनाया जाता है। एक है आपका तमिलनाडु का न्यू ईयर। क्या? पुंथुड़ू। पुंथुड़ू। पुंथुड़ू पूछे क्या है? ये तमिलनाडु का न्यू ईयर है। क्या है? तमिलनाडु का न्यू ईयर है। ठीक है, न्यू ईयर है। न्यू ईयर, तमिलनाडु का न्यू ईयर पूछे क्या है तो आपका पुंथुड़ू है। जल्लीकट्टू में क्या होता है? इसमें सांड युद्ध होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए दिया आपका विलियम एडम, ऑप्शन बी दिया आपका A.O. ह्यूम, ऑप्शन सी दिया आपका रास बिहारी बोस और ऑप्शन डी दिया आपका मोतीलाल नेहरू। किसकी बात कर रहा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगर पूछे इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो हुई थी आपका 28 दिसंबर 1885 में। 1885 में आपकी 28 दिसंबर 1885 को इसका मतलब स्थापना हुई थी। पूछा इसके संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक कौन है? यह आपके A.O.
ह्यूम, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे स्थापना समय इसमें कितने प्रतिनिधि थे, तो टोटल आपके 72 प्रतिनिधि थे। कितने? 72 प्रतिनिधि थे। अगर पूछे इसका पहला अधिवेशन कब, इसका पहला अधिवेशन पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ, पहला अधिवेशन पूछे कहाँ पर हुआ, तो हुआ था आपका मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में हुआ था। मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो थे पर WC बनर्जी, यानी भूमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है। अब पूछे पहला अधिवेशन कब से कब तक चला था, तो चला था आपका 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चला था। कहाँ चला था? तो मुंबई के गोकुलदास, कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में चला था। कहाँ पर? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 से 31 दिसंबर तक पहला अधिवेशन चला था, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? WC बनर्जी, यानी भूमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है। अब पूछे किसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय अगर पूछे भारत का वायसराय कौन था, भारत का वायसराय कौन था, तो था आपका डफरिन। कौन था? डफरिन। ठीक है। कब से कब तक वायसराय रहा, तो था आपका 1884 से 1888 तक। ये भारत का उसमें वायसराय था, भारत का वायसराय था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। भारतीय भूमि को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। ऑप्शन ए दिया आपका कर्क रेखा, ऑप्शन बी दिया आपका भूमध्य रेखा, ऑप्शन सी दिया आपका मकर रेखा, और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। भारतीय भूमि का मतलब कौन सी रेखा है जो आपकी कौन सी रेखा है जो आपकी भारत को बराबर 2 भागों में बांटता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। अगर हम पृथ्वी की बात करें, इसकी पृथ्वी की, ठीक, ये लगभग देख लिया पृथ्वी के। ठीक है। तो इसमें जो है आपके एक बीचों बीच से एक रेखा जाती है, बीचों बीच से एक रेखा जाती है। यह है आपका 0 लाइन रेखा, यानी भूमध्य रेखा। क्या है? भूमध्य रेखा। ठीक है। इसके ऊपर से एक रेखा जाती है आपकी, फिर एक नीचे से है। ठीक, ये हो गया आपका भूमध्य रेखा। ये आपका कर्क रेखा। क्या है? कर्क रेखा। ठीक है। और यहाँ पर आपका कौन सा? मकर रेखा। मकर रेखा नीचे मकर रेखा। ये आपका 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। ये आपका 0 डिग्री रेखा। ठीक है। ये आपका कर्क रेखा, ये आपका भूमध्य रेखा, इसके बाद आपका मकर रेखा। अब भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति यहाँ पर है। क्या है? भारत की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है। कहाँ पर है? भारत की स्थिति कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में। क्या है? उत्तर पूर्व में। ठीक है। अगर से यहाँ से इसके ये लाइन देखें तो इधर इसके ऊपर हो गया आपका उत्तर, और राइट साइड क्या हो जाएगा आपका? पूर्व। उत्तर पूर्व में भारत की स्थिति को दिखाया जाता है। और ये जो कर्क रेखा है वो भारत को लमसम 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को लमसम 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? वो आपकी कर्क रेखा बांटती है। कौन सी? कर्क रेखा बांटती है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। क्या? ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक तबला वादक नहीं है, मतलब तबला वादक नहीं है। ऑप्शन ए दिया आपका अल्लाह रखा खां, ऑप्शन बी दिया आपका जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी दिया आपका किशन महाराज, और ऑप्शन डी दिया पंडित रविशंकर। तो किसकी बात कर रहा है? तबला वादक कौन नहीं है? इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन और किशन महाराज। ठीक है। और पंडित रविशंकर की बात करते हैं, क्या बजाते हैं? आपके सितार बजाते हैं, सितार। और बाकी क्या बजाते हैं? बाकी आपके तबला बजाते हैं। क्या बजाते हैं? तबला। ठीक है। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है कि पंडित रविशंकर जो हैं ये आपके तबला वादक नहीं है। कौन? एक क्या बजाते हैं? आपके सितार, यानी सितार वादक हैं। कौन है? सितार वादक। अगर हम तबला वादक की बात करें, इसकी अन्य तबला वादक यानी इसके सिवाय मतलब और कौन कौन है जो कि आपके तबला बजाते हैं? ठीक है। तो एक है आपके जैसे समता प्रसाद। कौन है? समता प्रसाद। कौन कौन थे पहले? अल्लाह रखा खां है, जाकिर हुसैन है, किशन महाराज हैं, और एक होंगे आपको समता प्रसाद। इन्हें ही क्या कहा जाता है? इन्हें ही गुदई महाराज के नाम से जाना जाता है। समता प्रसाद को ही गुदई महाराज के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद हैं आपके सुखविंदर सिंह। कौन है? सुखविंदर सिंह, समता प्रसाद, सुखविंदर सिंह। फिर आपके लतीफ़ अहमद खां। ठीक है। एक है आपके फयाज
फयाज खां, ठीक, फयाज खां। एक है आपका स्वप्न चौधरी, स्वप्न क्या है, स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी, स्वप्न चौधरी पूछे क्या बजाते हैं, आपके तबला बजाते हैं। कौन कौन हो गए आपके, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, समता प्रसाद यानी गुदई महाराज, सुखविंदर सिंह, लतीफ़ अहमद खां, फयाज खां और स्वप्न चौधरी। ये सब कौन है आपके तबला वादक है, ठीक है। अगर इसमें हम जाकिर हुसैन की बात करें तो इन्हें ये मतलब सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण पाने वाले पहले मतलब वाद्य यंत्र वादक है, मतलब वादक हैं सबसे कम उम्र में पद्मश्री और पद्म भूषण। कौन कौन से अवार्ड पाए हैं, पद्मश्री और पद्म भूषण, ठीक है, पद्मश्री और पद्म भूषण, ठीक। अब पद्मश्री कब मिला है, तो मिला आपके 1998 में पद्मश्री मिला था। और पूछे पद्म भूषण कब मिला है, तो मिला आपके 2002 में। कब, 2002 में से पद्म भूषण मिला है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि रानी लक्ष्मीबाई का विवाह डैश हुआ था, मतलब किसके साथ हुआ था, टट्टा टोपे के साथ हुआ था। ऑप्शन बी दिया आपका पेशवा बाजीराव के साथ, ऑप्शन सी दिया आपका गंगाधर राव और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। इसकी बात कर रहा है रानी लक्ष्मीबाई का, ठीक है, इसकी रानी लक्ष्मीबाई का बात कर रहा है। तो अगर पूछे इनका जन्म कब हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था आपका 1835 में। कहाँ पर, वाराणसी में। कहाँ पर, वाराणसी में। इनका जन्म 1835 में वाराणसी में हुआ था। इनके बचपन का नाम पूछे, बचपन का नाम क्या क्या था, इनके बचपन का नाम था आपका मणिकर्णिका, क्या था, मणिकर्णिका, मनु था, मणिकर्णिका था। एक था आपका छबीली बाई के नाम से भी इन्हें जानते थे। इनके ये बचपन का नाम था, ठीक है। तो अगर पूछे इनका विवाह किसके साथ हुआ था, तो हुआ था आपके गंगाधर राव के साथ। किसके साथ, गंगाधर राव के साथ। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। इनके और इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो हुई थी आपके 1857 के क्रांति के दौरान, 1857 के क्रांति के दौरान, ठीक है। अगर पूछे इन्होंने क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किया था, तो कर रहे थे आपके झांसी से। कहाँ से, झांसी से कर रहे थे। और पूछे इनसे मतलब किससे मतलब इनसे कौन सा अंग्रेज मतलब लड़ रहा था, तो था आपका फिरोज। कौन था, इनका दमन अगर पूछे किसने किया था आपके फिरोज ने। कौन अंग्रेज था, अंग्रेज फिरोज था, ठीक है। अगर पूछे इनका जो समाधि स्थल है किसका, रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल कहाँ पर है, आपके फूलबाग ग्वालियर में है। कहाँ पर है, फूलबाग ग्वालियर में। फूलबाग ग्वालियर में इनका समाधि स्थल है, ठीक। एक बार फिर से देख लेते हैं। पूछा था रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ, तो गंगाधर राव के साथ हुआ। इनका जन्म कब हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, तो 1835 वाराणसी में। बचपन का नाम मणिकर्णिका और छबीली बाई। मृत्यु 1857 में, मतलब 1857 के क्रांति के दौरान हुआ था। किसके मतलब साथ इन्होंने मतलब 1857 की क्रांति को लड़ रही थी, तो थे आपकी अंग्रेज फिरोज के साथ। इनका समाधि कहाँ पर है, तो आपका फूलबाग ग्वालियर में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए दिया आपका इलायची, ऑप्शन बी दिया आपका अनामुदी, ऑप्शन सी दिया आपका कलसूबाई और ऑप्शन डी दिया आपका डोडा बेटा। तो किसकी बात करें, नीलगिरी पहाड़ी की, ठीक है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका डोडा बेटा, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक है। अगर पूछे नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार मतलब कितने राज्यों में है, कौन कौन से राज्यों में है, तो आपके तमिलनाडु में है। कहाँ पर, तमिलनाडु में है, आपके केरल में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, और कहाँ पर है आपके कर्नाटक में है। कहाँ पर है, कर्नाटक में। कहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ की मतलब विस्तार पूछे तो कहाँ पर है, तमिलनाडु है, केरल है और कर्नाटक है। 3 राज्यों में आपका 3 नीलगिरी पहाड़ियों का विस्तार है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है, ठीक है। कौन से है, डोडा बेट्टा है। और नीलगिरी पहाड़ी जो है आपकी किसके लिए प्रसिद्ध है पूछे, तो प्रसिद्ध है आपके जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र पूछे कौन सी है, तो आपकी नीलगिरी पहाड़ी है। कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी, ठीक। इसे कब घोषित किया, भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र कब घोषित किया गया था आपको 1986 में। 1986 में से
मतलब भारत का पहला जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य को भारतीयों के नाम है? किस राज्य के भारतीयों के नाम है? ठीक है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य को भारतीयों के नाम है? ऑप्शन ए दिया आपका नागालैंड, ऑप्शन बी दिया बिहार, ऑप्शन सी दिया आपका गोवा और ऑप्शन डी दिया असम। मतलब इसके कहने का मतलब है, इसकी जो अनुसूची है, अनुसूची में जो 4 राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं, उनमें से कौन इसमें शामिल है? पूर्वोत्तर के 4 राज्य में से इसमें से कौन सा राज्य जो है आपके शामिल है? ठीक है, सीधा सीधा समझिए कि भारत के जो 6ठी अनुसूची है उसमें कौन कौन से राज्य हैं, मतलब 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, उनमें से कौन सा राज्य जो है आपके इस ऑप्शन में है। ठीक, तो अगर हम अनुसूची की बात करें तो भारत के कितनी अनुसूची हैं? तो टोटल आपके 12 अनुसूची हैं। ठीक है, अगर हम पहली अनुसूची की बात करें किससे संबंधित है, तो आपके स्टेट प्लस किससे संबंधित है? आपके स्टेट प्लस यूटी से। किससे? स्टेट यानी राज्य प्लस यूटी से आपके संबंधित है। कौन सा? पहला अनुसूची है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो किससे संबंधित है? आपके वेतन भत्ता से। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं आपके शपथ से। किससे? शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची आपके राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। और पाँचवीं अनुसूची की बात करें, इसमें आपके एससी और एसटी के लिए मतलब एससी और एसटी के क्षेत्र में बात की गई है। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। और अगर हम 6ठी अनुसूची की बात करें, इसमें आपके पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन सा है? मिजोरम है और आपका मेघालय है। ये आपके 4 राज्य के बारे में बताया गया है। किसमें? 6ठी अनुसूची में। ठीक है, और 7वीं अनुसूची की हम बात करें, 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 7वीं अनुसूची में आपके 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों के बारे में बताया गया। कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये आपके 3 सूचियों के बारे में किसमें बताया? 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या बताया गया है? 8वीं अनुसूची में आपके 22 भाषाओं के बारे में बताया गया है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार, किससे है? भूमि सुधार से। 9वीं अनुसूची किससे है? भूमि सुधार से है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची की बात करें दल बदल, क्या है? दल बदल आपकी 10वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची की बात करें, इसमें ग्राम पंचायत है। क्या है? ग्राम पंचायत किससे संबंधित है? आपके 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची से। और 12वीं अनुसूची की बात करें तो इसमें है नगर पंचायत। क्या है? नगर पंचायत। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहली अनुसूची स्टेट प्लस यूटी, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ता, तीसरी अनुसूची शपथ, चौथी अनुसूची आपका राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, 5वीं अनुसूची SC ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मतलब या जनजाति के बारे में बताया गया है। और 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के बारे में बताया गया है। पूर्वोत्तर के 4 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय। ठीक है, और 7वीं अनुसूची की बात करें, 7वीं अनुसूची में आपके संघ राज्य 7वीं अनुसूची में आपके 3 सूची के बारे में बताया। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, 8वीं अनुसूची क्या है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में आपका भूमि सुधार है। 10वीं अनुसूची आपका दल बदल, 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत और 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पंचायत। ठीक है, चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ पढ़ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पता, भारत के राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में किस राज्य को भारतीयों के नाम है? मतलब जो आपकी 6ठी अनुसूची है उसमें कौन सा राज्य इस ऑप्शन में है? ऑप्शन दिया नागालैंड, बिहार, गोवा, असम। तो कौन सा है? असम, यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि जो 6ठी अनुसूची है इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक बिहार का प्रमुख चित्रकला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बिहार का प्रमुख चित्रकला नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका मधुबनी, ऑप्शन बी दिया आपका अरिपन, ऑप्शन सी दिया आपका गोदना और ऑप्शन डी दिया कलमकारी। इसके मतलब बिहार का प्रमुख चित्रकला नहीं है बिहार का, तो मधुबनी, अरिपन और गोदना, ये तीनों की बात करें तो कहाँ का है? आपके बिहार का है। कहाँ का है?
बिहार का है, लेकिन जो कलमकारी है ये बिहार का नहीं है। ये कहाँ का है? ये कहाँ की चित्रकला है? आपके आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का चित्रकला कौन सा है? कलमकारी है। कौन सा है? कलमकारी। और ठीक है, अगर हम किसकी बात करें? मधुबनी की। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही मिथिला के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? मिथिला के नाम से भी जानते हैं। किसे? मधुबनी को। मधुबनी को। ठीक है। अगर पूछे यूपी के कौन कौन से चित्रकला हैं? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ पर आपका चोकपुड़ा। 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 ठीक है। चोकपुड़ा कहाँ का? आपका उत्तर प्रदेश का है। ठीक। एक है आपका सोनरखना। सोनरखना ये आपके उत्तर प्रदेश का पेंटिंग है, यानी क्या है? चित्रकला है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। एक सबसे फेमस है आपका लखनऊ का। लखनऊ का क्या है? लखनऊ का आपका चिकनकारी। क्या है? चिकनकारी। चिकनकारी। चिकनकारी कहाँ का है? आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश का। लखनऊ उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा फेमस है ये आपके चिकनकारी। ठीक है। और अगर हम दो और बिहार के अगर हम बात करें कौन कौन से, एक है आपके जादोपटिया। 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 एक है आपका पैथकर। पैथकर ये आपके बिहार और झारखंड दोनों के हैं। कहाँ के हैं? झारखंड। झारखंड और बिहार के। पूछे जादोपटिया में अगर से झारखंड दिया रहेगा, अब बिहार न दे तब पर भी आपका आंसर आपका क्या सही हो जाएगा? झारखंड। अगर झारखंड न दिया हो, बिहार दिया हो, तो वहाँ पर बिहार सही हो जाएगा। ठीक है दोनों जगह का, जादोपटिया और पैथकर, क्योंकि दोनों आपके मतलब एक साथ सीमा साझा करते हैं, मतलब सटे हुए राज्य हैं। ठीक। तो दोनों जगह का कौन कौन सा है? जादोपटिया और पैथकर आपके दोनों जगह का, झारखंड और बिहार का क्या है? प्रमुख चित्रकला है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? मतलब इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं जो हैं आपकी चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हैं? ऑप्शन ए दिया आपका सिक्किम, ऑप्शन बी दिया आपका मिजोरम, ऑप्शन सी दिया आपका अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी दिया आपका नागालैंड। ऑप्शन डी क्या दिया है? नागालैंड। ठीक है। तो आज मैप नहीं लग पाया है, तो चलिए ऐसे ही बताते हैं। आप अगर से मैप आपको याद होगा तो देखे होंगे कि सिक्किम राज्य जो है, इसकी सीमा जो है किसके किसके साथ लगती है? आपको लगती है चीन के साथ। पहले तो लगती है किधर से? अगर इसके राइट साइड में देखें, यानी लेफ्ट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में कौन सा देश है? यहाँ पर आपका नेपाल है। सिक्किम के नेपाल है। ठीक है। फिर अगर भूटान की बात करें तो इसके लेफ्ट में राइट में कौन सा है? भूटान है। लेफ्ट में नेपाल, राइट में भूटान है। और फिर ऊपर क्या है? ऊपर है आपके चीन। ठीक है। भूटान और चीन, ये तीन देश जो है आपके किसके साथ सीमा साझा करते हैं? आपके सिक्किम के साथ। किसके साथ? सिक्किम के साथ ये तीन देश आपके सीमा साझा करते हैं। ठीक। अगर हम यहीं पर मिजोरम की बात कर लें, किसकी? मिजोरम की। मिजोरम के साथ कौन कौन से मतलब कितने देशों की सीमा साझा होती है? इससे लगती है आपके दो देश की सीमा। कितने? दो देश की सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? एक है आपका म्यांमार और बांग्लादेश। म्यांमार और बांग्लादेश की सीमा किससे लगती है? ये आपकी लगती है मिजोरम से। किससे लगती है? मिजोरम से। अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें, इसकी सीमा किससे लगती है? इसकी सीमा किससे लगती है? तो अरुणाचल प्रदेश सीमा लगती है आपकी भूटान से। किससे? भूटान से। अरुणाचल प्रदेश के लेफ्ट में है भूटान और सिक्किम के राइट में है भूटान। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के लेफ्ट में आपके भूटान है। ऊपर की बात करें तो ऊपर है आपका चीन और राइट में क्या है? राइट में आपके म्यांमार है। क्या है? म्यांमार। यानी तीन देशों के साथ किसकी सीमा लगती है? सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के। ठीक। सिक्किम के किसके साथ थे? नेपाल, भूटान, चीन के साथ। और इसके बाद मिजोरम की बात करें तो म्यांमार, बांग्लादेश। और अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो भूटान, चीन और म्यांमार। और नागालैंड की बात करें, नागालैंड की सीमा अगर पूछे किससे लगती है? नागालैंड की सीमा किससे लगती है? तो आपके केवल एक देश के साथ सीमा लगती है। किसके साथ? म्यांमार के साथ। किसके साथ? म्यांमार के साथ। ठीक है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सिक्किम जो है आपके नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन ए दिया आपका 1972, ऑप्शन बी दिया आपका 1980, ऑप्शन सी दिया आपका 1970 और ऑप्शन डी दिया 1975। तो किस वर्ष लागू किया था? लागू किया गया था 1972 में। कब? 1972। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हमारा कि ये दिया है, आहार नली का कौन सा भाग
आहार नली का कौन सा भाग बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है? आहार नली का कौन सा भाग है जो आपके बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करता है? ऑप्शन ए दिया आपका यकृत, ऑप्शन बी दिया आपका छोटी आंत, ऑप्शन बी दिया आपका बड़ी आंत, और ऑप्शन डी क्या दिया है? अमाशय। ऑप्शन डी क्या दिया है? अमाशय। तो किसकी बात कर रहा है? बलगम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन स्रावित करता है? करता है आपका अमाशय। कौन है? अमाशय। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? ऑप्शन दिया आपका 1807, ऑप्शन बी दिया आपका 1820, ऑप्शन सी दिया आपका 1858 और ऑप्शन डी दिया आपका 1890। इसके बाद छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ? तो हुआ था कब? 1820 में। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया आपका कि आईडीबीआई मतलब इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? इंडियन डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन दिया ए दिया आपका 1964, ऑप्शन बी दिया आपका 1982, ऑप्शन सी दिया आपका 1980 और ऑप्शन डी दिया 1955। तो किसकी बात कर? आईडीबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी आपका 1 जुलाई 1964 में। 1 जुलाई 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, आपकी आईडीबीआई बैंक की स्थापना हुई थी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर पूछे इसका मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो आपका मुंबई में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, यानी महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए दिया आपका भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन बी दिया सौर ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया आपका बायो ऊर्जा और ऑप्शन डी दिया आपका ज्वारी ऊर्जा। ऑप्शन डी क्या दिया? ज्वारी ऊर्जा। इसकी बात करें पृथ्वी की उष्मा से प्राप्त ऊर्जा क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपके भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और सौर ऊर्जा की बात करें तो इसके ये सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है तत्व सीसा का रासायनिक चिन्ह क्या है? तत्व सीसा का रासायनिक चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए दिया आपका एस यानी क्या है? ये सल्फर है, ये एजी यानी सिल्वर यानी चांदी है, पीबी यानी लेड, ठीक, और के फॉर अपन पोटेशियम दिया हुआ। ठीक है, तो सीसा को किससे दर्शाते हैं? जैसे दर्शाते हैं आपके पीबी से। किससे? पीबी से, यानी लेड को ही आपको मतलब सीसा को ही आपको लेड कहते हैं, यानी पीबी से दर्शाते हैं। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, और ये क्या है? आपका सल्फर है, ये आपका चांदी है, ये पोटेशियम है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 338 जो है किससे संबंधित है? ऑप्शन ए दिया आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ऑप्शन बी दिया आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन सी दिया आपका पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग और ऑप्शन डी दिया आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसके बाद का अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। अनुसूचित जाति आयोग से क्या संबंधित है? अनुच्छेद 338, यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया किसी कंप्यूटर, ठीक है, किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? किसी कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? ऑप्शन ए दिया आपका रैम, ऑप्शन बी दिया आपका CD रोम, ऑप्शन सी दिया आपका रोम और ऑप्शन डी दिया आपका CPU। तो किसी कंप्यूटर की जो परमानेंट मेमोरी है क्या कहलाती है? तो कहलाती है आपकी रोम, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया तानसेन का मकबरा कहाँ है? तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए दिया आपका आगरा में, ऑप्शन बी दिया आपका ग्वालियर में, ऑप्शन सी दिया आपका झांसी में और ऑप्शन डी दिया आप जयपुर में। ऑप्शन डी क्या दिया है? जयपुर में। ठीक है, अगर हम तानसेन के मकबरे की बात करें, इसकी तानसेन के मकबरे की बात करें तो कहाँ पर है? ये आपके ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर में। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। कहाँ पर है? ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक है, तानसेन के बचपन का नाम पूछे तो क्या था? तो इनका था आपका तनु पांडे। कौन था?
तनु पांडे, तनु पांडे, तनु पांडे या राम तनु पांडे, कहीं कहीं मिलता है आपका राम तनु पांडे, क्या राम तनु पांडे ही था। ठीक है, ठीक, इसी का हो छोटा करते तनु पांडे या राम तनु पांडे। ठीक, राम तनु पांडे ही कहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अगर पूछे तानसेन थे कौन, तो थे आपके अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। कौन? तानसेन। ठीक है, तानसेन कौन थे? अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इनके बचपन का नाम क्या था? रामतनु पांडे। इनका समाधि, इनका मकबरा कहाँ पर है? आपके ग्वालियर में। कहाँ पर? ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। और इन्होंने मतलब 2 रचनाएँ लिखी, क्या क्या? मियाँ की मल्हार। क्या लिखा? मियाँ की मल्हार। क्या लिखा इन्होंने? मियाँ की मल्हार और राग सारंग लिखा। क्या लिखा? मियाँ की मल्हार और राग सारंग लिखा। मियाँ की मल्हार और राग सारंग किसके मतलब किसकी हैं? तो ये आपके रामतनु पांडे यानी तानसेन की मतलब पुस्तकें हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। ठीक है, तब तक लिए आपको टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।